हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कि टिश्यूज क्या होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया था टिश्यूज क्या होते हैं? तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं प्लांट टिश्यूज। कल हमने प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखा था। आपको याद है क्या था प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन? प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ। तो देखिए, कल हमने ये क्लासिफिकेशन देखा था कि प्लांट टिश्यू को कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ठीक है, आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेरिस्टेम भी कहा जाता है। ठीक है, हैव द पावर टू डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। कल हमने देखा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो डिवाइड होती है, मतलब उसका सेल डिवीजन होता है। ठीक है, हैव द पावर टू डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। डिवाइड होने के बाद एक सेल से दो सेल बनते हैं। ठीक है, और दो से चार, चार से छह, छह से आठ, ऐसे उसका सेल डिवीजन होता है, मतलब एक सेल से बहुत सारे सेल्स बनते हैं। इंक्रीज द लेंथ एंड गर्थ। गर्थ का मतलब है विड्थ ऑफ प्लांट्स एंड आर फाउंड इन ग्रोइंग एरियाज ऑफ प्लांट्स। तो देखिए, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये डिवाइड होते हैं, मतलब इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, डिवाइड होते हैं मतलब क्या, उसकी सेल्स की जो नंबर है वो बढ़ जाती है। नंबर बढ़ने की वजह से क्या हो जाती है, उसकी ग्रोथ हो जाती है। मतलब ये जो टिश्यू है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। प्लांट्स की लेंथ और गर्थ मतलब विड्थ बढ़ जाती है। ठीक है, और ये टिश्यू हमें कहाँ मिलते हैं? प्लांट्स की ग्रोइंग एरियाज में। प्लांट्स की ग्रोइंग एरियाज क्या क्या है? स्टेम है, रूट है, सब प्लांट्स की ग्रोइंग एरियाज है। न्यू cells that are produced by the meristem are similar to the meristem, but as they grow their characteristic change and they differentiate. ठीक है, अब देखिए मेरिस्टेम से जो सेल्स बनती है, मतलब सेल डिवीजन के बाद जो सेल्स बनती है वो ओरिजिनल जो पेरेंट सेल होता है मेरिस्टेम उसकी तरह ही होती है। ठीक है, मतलब सिमिलर टू पेरेंट मेरिस्टेम। अब देखते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सेल्स आर एक्टिव। जो मेरिस्टेम से सेल बनते हैं वो कैसे होते हैं? एक्टिव। एक्टिव का मतलब वो होते हैं लिविंग। हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज वॉल्स। अब उसका साइटोप्लाज्म कैसे होता है? डेंस। ठीक है, अब देखिए सेल को डिवाइड होने के लिए डेंस साइटोप्लाज्म चाहिए, और मेरिस्टेम का साइटोप्लाज्म कैसे होता है? डेंस। इसकी वजह से वो इजीली डिवाइड हो सकता है। ठीक है, थिन सेल्यूलोज वॉल्स। सेल्यूलोज वॉल्स भी सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वो थिन होनी चाहिए, अगर थिक हो तो सेल डिवीजन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो जिस सेल की सेल वॉल थिन होती है वो सेल डिवीजन इजीली होता है। ठीक है, तो जो मेरिस्टेम होती है उसे दो चीजें चाहिए चाहिए साइटोप्लाज्म डेंस है और सेल्यूलोज वॉल भी उसकी थिन है, मतलब सेल डिवीजन इजी होगा। प्रोमिनेंट न्यूक्लिया, उसका न्यूक्लिया कैसा होता है? प्रोमिनेंट मतलब ठड़क। एंड लैक ऑफ वोक्यूल, एज वोक्यूल प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल्स एंड प्रिवेंट क्विक सेल डिवीजन। देखिए सेल में अगर वोक्यूल हो तो वो क्या करते हैं? सेल को रिजिडिटी दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? वो सेल डिवीजन क्विक नहीं हो सकता, उसको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो मेरिस्टेम में वोक्यूल नहीं होता, जिसकी वजह से उसका सेल डिवीजन क्विक होता है। ठीक है, सेल नीड्स अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड सॉफ्ट सेल वॉल फॉर सेल डिवीजन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने टाइप्स है? टाइप्स किस पे डिपेंड है? उसकी लोकेशन पे, मतलब प्लांट्स में वो कहाँ कहाँ पे होते हैं उसके ऊपर उसकी टाइप्स डिपेंड है। ठीक है,
तो उसका पहला टाइप है अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, नाम में ही लिखा है अपाइकल। आपको अपेक्स पता है? अपेक्स का मतलब क्या है? प्लांट्स का जो अपर पोर्शन होते हैं, जहां पे न्यू लीव्स आना स्टार्ट होती है, उसको हम क्या कहेंगे? अपेक्स कहते हैं। ठीक है, तो अपाइकल मेरिस्टेम क्या होती है? देखिए, ग्रोविंग टिप्स ऑफ शूट। शूट आपको पता है, मतलब प्लांट्स का जो अपर पोर्शन होता है उसको शूट कहते हैं, और जो नीचे का पोर्शन होता है उसको रूट कहते हैं। ठीक है, तो शूट के ऊपर जो ग्रोइंग टिप्स होती है, मतलब जो छोटे छोटे न्यू लीव्स आना स्टार्ट होता है ना, उसको कहते हैं ग्रोइंग टिप ऑफ शूट। तो वहां पे कौन से मेरिस्टेम होते हैं? शूट अपेक्स मेरिस्टेम। एंड रूट, रूट में भी अपाइकल मेरिस्टेम होती है, उसका नाम क्या है? रूट अपेक्स मेरिस्टेम। ठीक है, अब उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है इंक्रीज लेंथ ऑफ द प्लांट, उसको कहेंगे प्राइमरी ग्रोथ। मतलब जो अपाइकल मेरिस्टेम है, तो देखिए अपाइकल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के हाइट में वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो प्लांट की हाइट जो बढ़ाते हैं मेरिस्टेम, वो उसकी जो ग्रोथ होती है वो कौन सी ग्रोथ है? प्राइमरी ग्रोथ है। ठीक है, दूसरा टाइप है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। अब इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कहाँ पे होते हैं? उनका लोकेशन क्या है? एट बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड। ठीक है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कहाँ होते हैं? लीव्स की बेस में और इंटरनोड के बीच में, इंटरनोड की बेस में। ठीक है, इंटरनोड्स कहाँ होते हैं आपको पता है? दो नोड के बीच में जो जगह होती है उसको इंटरनोड्स कहते हैं। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम का? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ऑर्गन लाइक लीव्स एंड इंटरनोड। अब देखिए इंटर कैलोरी मेरिस्टेम क्या करता है कि जो लीव्स और इंटरनोड से उसकी लेंथ बढ़ाता है। ठीक है, उसका थर्ड टाइप है लैटरल मेरिस्टेम, फाउंड इन वुडी ट्रीज एंड प्लांट्स। ठीक है, अब ये लैटरल मेरिस्टेम जो वुडी प्लांट्स होते हैं उसमें उसमें दिखते हैं और उसमें होते हैं। ठीक है, उसका लोकेशन क्या है? ऑन साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, स्टेम और रूट्स की ऑन साइड्स होते हैं। ठीक है, उसके दो टाइप है। पहला है कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम फाउंड बीनीथ बार्क। मतलब बार्क मतलब क्या? जो उसकी साल बोलते हैं उसको, उसकी बीनीथ मतलब उसके नीचे, अंडर, उसके अंदर की साइड में वो होते हैं, उसका नाम है कॉर्क कैम्बियम। दूसरा है वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? फाउंड इन वेस्कुलर बंडल्स। आपको वेस्कुलर बंडल्स पता है? देखिए वेस्कुलर बंडल्स कहाँ होते हैं? स्टेम में होते हैं, जिसको हम जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? फूड फूड का ट्रांसमिशन करते हैं प्लांट में, वहां पे होते हैं, उसे करते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, अब उसका फंक्शन क्या है? इंक्रीज द डायमीटर एंड गर्थ। डायमीटर एंड गर्थ, गर्थ का मतलब क्या? विड्थ। उसकी डायमीटर और विड्थ बढ़ाने के लिए ये उपयोगी है। तो ये जो ग्रोथ है, डायमीटर और विड्थ जो बढ़ती है, उसको कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिगर में ये अपाइकल मेरिस्टेम दिया है। पहला अपाइकल मेरिस्टेम मतलब ये जो शूट का अपेक्स है यहाँ पे होती है। ठीक है, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, कहाँ पे होती है? वो ये लीव्स की बेस में और इंटरनोड्स में। ठीक है, उसे कहेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तीसरा है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम कहाँ होती है? या जाइलम एंड फ्लोएम में। ठीक है, आपको समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू दैट कम्स फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड आर मैच्योर्ड, made of dead cells that have lost the power of divide, have a definite shape, size and function and may be dead or living। देखिए ये परमानेंट टिश्यू कैसे होते हैं? ये मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू से आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपने वो डिवाइड नहीं होते, मतलब लॉस द पावर ऑफ डिवाइड। ठीक है। अब ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उन्हें डिफाइनाइट शेप होता है, साइज होता है और उनका कुछ फंक्शन होता है, मतलब जो भी कुछ उनको काम दिया है वो काम करते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, आइदर डेड और लिविंग। ठीक है, या तो वो डेड हो सकते हैं या फिर लिविंग हो सकते हैं। द प्रोसेस बाय विच cells arise from meristematic tissue and take up a permanent shape, size and function is called differentiation। देखिए, ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनका डिफरेंशिएशन हो गया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया है मतलब क्या, कि उनको परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन आ गया है। ठीक है, तो उसे कहेंगे डिफरेंशिएशन। यहां तक आपको समझ में आया। देखिए, अब परमानेंट टिश्यू के दो टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन इसमें डिवाइड होता है, पहला है पैरेनकाइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा है स्क्रेलेनकाइमा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो इसमें डिवाइड होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसके कितने टाइप्स है। ठीक है, अब देखिए, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार के हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्रेलेनकाइमा। ठीक है, यहाँ पे उनके कैरेक्टरिस्टिक दिए, पहले पहले रो में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए, दूसरे में फंक्शन है और तीसरे में उसका लोकेशन। ठीक है, तो देखिए पैरेनकाइमा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, कैरेक्टर क्या है, इज द बेसिक मतलब मोस्ट सिंपल पैकेजिंग टिश्यू that fills the spaces between other tissues and is found most abundant in plants। देखिए, ये जो पैरेनकाइमा है, ये पैरेनकाइमा एक पैकेजिंग टिश्यू है, और वो कहाँ होता है, वो होता है दो टिश्यूज के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करता है, इसलिए उसको पैकेजिंग टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, और वो कहाँ पे मिलता है, वो एबंडेंटली मिलता है प्लांट्स में। एबंडेंट मतलब बहुत क्वांटिटी में। ठीक है, बहुत सारा। has unspecialized undifferentiated cells with thin cell walls made of cellulose। देखिए, ये जो पैरेनकाइमा है ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब ये परमानेंट है क्या, नहीं। परमानेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी सेल वॉल कैसी है, थीन है, जिसकी वजह से वो डिवाइड हो सकता है। have large intercellular spaces as the cells are loosely packed। देखिए, जो पैरेनकाइमा सेल्स है उसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है, इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब क्या, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, क्योंकि उसके जो सेल्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड होने की वजह से इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होता है। सेल्स हैव न्यूक्लियस cells have nucleus, dense cytoplasm and large vacuole। तो देखिए, अब इस सेल्स में वोक्यूल्स होने की वजह से ये डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब ये परमानेंट है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, सॉरी, देखिए, अब इस पैरेनकाइमा सेल्स का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड पैरेनकाइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एंड इज कॉल्ड स्टोरेज पैरेनकाइमा। देखिए, अब इसका फंक्शन क्या है कि वो प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फिर पैरेनकाइमा ऑफ स्टेम को, ठीक है, सेल्स स्टेम को भी वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड रूट्स को भी, और वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है और वाटर को स्टोर करता है, इसलिए उसको स्टोरेज पैरेनकाइमा भी कहा जाता है। ठीक है, when it contains chloroplast having chlorophyll and performs photosynthesis it is called chlorenchyma। ठीक है, अब देखिए, जब ये पैरेनकाइमा उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोफिल होता है, तो वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस is a reaction in which living beings prepare their own food।
ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, क्लोरेन्काइमा। In aquatic plants, parenchyma has large air spaces to provide buoyancy to plants to help them float and exchange gases. It is called parenchyma. तो देखिए जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट जो पानी में होते हैं, तो उनमें लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं। तो ये लार्ज एयर स्पेसेस क्या करते हैं, उन्हें बोयंसी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो प्लांट्स पानी के ऊपर फ्लोट होते हैं एंड वो गैसेस एक्सचेंज भी कर सकते हैं। उसे कहा जाएगा एयर कायमा, एरन कायमा। ठीक है, अब उसका लोकेशन देखते हैं। फाउंड इन नॉन वुडी और सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये नॉन वुडी प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ट्रांसवर्स सेक्शन, यहाँ पे वो पैरेन्काइमा पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को ये जो दो पार्ट्स है, कोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू। Welcome back. I'm here with all of you, your teacher Dhananjay, and we are going to discuss yesterday's topic, which is force. Yesterday's topic was force, which we studied, जिसमें हमने पढ़ा balanced force and unbalanced force. क्या आपको याद है? Very good. So let us go ahead in that chapter today. And today we are going to discuss Newton's laws of motion. Newton is a scientist, so who was very active, and he was a great physicist. He has discovered many things, and there is no part of physics जहाँ पर न्यूटन ने अपना थ्योरी ना दिया हो। तो इसीलिए न्यूटन इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ फिजिक्स, और इसीलिए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज वेरी फंडामेंटल एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर द डे टू डे लाइफ एप्लीकेशन, और इसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आइए आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ें। सो प्लीज लिसन केयरफुली। जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका 100% अटेंशन है तो आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। द टॉपिक फॉर टुडे इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। Dear friends, guys and girls, so all of you must be sitting in front of this camera and you are not having any pen or paper in your hand. तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले नोटबुक और पेन लेके बैठना है ताकि आप जो कुछ भी यहाँ पर पढ़ा है उसको अच्छे से समझ पाए। सो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। अगर आपके पास एक ऐसा बॉक्स है और ऐसा मान लो कि आपने इस बॉक्स को जमीन पे रख दिया है, ओके, सो दिस पर्टिकुलर बॉक्स इज केप्ट ऑन द सरफेस, ऑलराइट। अगर आप इस बॉक्स को कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करते हो, कोई पुश या कोई पुल अगर इसको नहीं करेगा, तो क्या ये बॉक्स कहीं अपना जगह बदल देगा? बिल्कुल भी नहीं, ये अपना जगह नहीं बदलेगा until and unless इसके ऊपर कोई बाहर से एक फोर्स अप्लाई हो। तो जब मैं इसको कुछ फोर्स दूंगा, मान लो कि मैंने इसको ऐसे एक फोर्स दे दिया, ठीक है। अब जब मैं इसको फोर्स दे देता हूं प्यारे बच्चों, तो इस फोर्स से क्या होता है, इस फोर्स से ये एक मोशन करता है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। यस और नो? दिस पर्टिकुलर बॉक्स एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक मोशन करता है, और जब ये मोशन करता है कब करेगा? until and unless force is applied upon it। ये पहला केस हुआ, ठीक है। क्या पढ़ा इसमें हमने?
एक बॉक्स है जो जमीन पे रखा हुआ है, इसको कोई पुश नहीं कर रहा, पुल भी नहीं कर रहा, तो ये जगह का हिलेगा क्या? नहीं। लेकिन जब फोर्स देंगे तो हिल जाएगा। समझ में आया? अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं। चलो यार, ये दूसरा केस में ये है बस, ठीक है, और ये बस हो गई आपकी, ये देखो ये आपकी बस है, और ये गोल 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 इसके चक्के हैं, और ये बस आगे जा रही है, कितना फास्ट आगे जा रही है, पता नहीं कितना फास्ट जा रही है ना। अचानक क्या हुआ बेटे, इस बस को रोकने वाले सारे फोर्सेस हो गए जीरो। ये बस आगे जा रही थी, है ना, मोशन में थी ये बस, राइट, दिस बस वॉज इन मोशन। लेकिन ऐसा हुआ कि इस बस को रोकने के लिए इसके ब्रेक फेल हो गए। अचानक से ड्राइवर ने अनाउंस कर दिया, यार हमारा बस फेल हो गया है, इस बस का ब्रेक चल ही नहीं रहा है। सारे पैसेंजर्स घबरा जाएंगे, बोलेंगे ये क्या हो गया। जब तक इसको रोकने वाला कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक बस रुकेगी नहीं। बात को समझो, जब तक बस को रोकने वाला कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक बस रुकेगी ही नहीं। अगर बस रुकेगी ही नहीं तो क्या होगा? एट दैट टाइम यू विल फॉल इन अ ग्रेट वरी, राइट। सो न्यूटन ने ये पहले ही पहचाना था बेटे कि जब तक कोई बॉडी जो रेस्ट में है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से सुनना, दैट दिस बॉडी इज इन रेस्ट, right, this particular body is at rest, but this particular body is in motion. अगर इस रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स अगर अप्लाई नहीं किया तो ये कहीं जगह से जाएगी नहीं। और इसका उल्टा, जो बॉडी मोशन में है उसको जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये रुकेगी नहीं। तो न्यूटन ने कहा उसका पहला लॉ, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट न्यूटन्स लॉ। सो व्हाट इज दैट लॉ, इसको हम देखने जा रहे हैं। इसको हम अब डिफाइन करेंगे, द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? सो लिखिए मेरे साथ प्यारे बच्चों, the object at rest remains at rest and the object in motion will remain in motion until and unless an external unbalanced force is applied on it. This is the statement of Newton's first law of motion. It states that, ऐसा लिखेंगे हम, it states that the object at rest remains at rest and the object in motion will remain in motion until and unless an external unbalanced force is applied on it. This is Newton's first law of motion. So यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है प्यारे बच्चों। So have you written this definition? किसी भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा। क्यों भाई? जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा। बड़ी आसान सी बात है। कब तक रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक। दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो अगर ये आपको समझा है तो अब इसी को एक लॉ कहा जाता है, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। लेकिन ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है ये समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये इनर्शिया क्या है। ओके, ऑलराइट।
तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज दिस लॉ. दिस लॉ इज ऑल्सो known as law of inertia. इसको लॉ ऑफ इनर्शिया इस नाम से जानते हैं, लेकिन ये लॉ ऑफ इनर्शिया आखिर है क्या, इसको हमें जानना होगा. तो आइए देखते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है. तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया. में इनर्शिया क्या है. ऑलराइट, सो प्लीज लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. इनर्शिया, तो अब हम इनर्शिया को डिफाइन करेंगे, और इनर्शिया का डेफिनेशन जब हम लिखेंगे तब मैं समझाऊंगा कि इनर्शिया को डे टू डे लाइफ में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है. सो लिखिए मेरे साथ. इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of the matter by the virtue of which the body opposes the change in its state of rest or of uniform motion. प्यारे बच्चों, इनर्शिया का डेफिनेशन ये हुआ कि इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर by the virtue of which the body opposes the change in its state of rest or of uniform motion. इसका मतलब, इनर्शिया का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने स्टेट को बदलेगा नहीं, अपने स्टेट को नहीं बदलेगा. स्टेट को नहीं बदलेगा इसका मतलब वो अगर सो रहा है तो सो ही रहेगा, और अगर वो दौड़ रहा है तो दौड़ते ही जाएगा. कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक. राइट? क्या ये समझ में आ रहा है सबके? इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है. जैसे इसको एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं, देखिए ध्यान दीजिए. फॉर एग्जांपल, अगर ये बस है, ये देखो ये बस है. मान लो कि इस बस के अंदर पैसेंजर्स है. चलो ये एक पैसेंजर मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया. ये पैसेंजर बैठा था. अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक मारा. अगर अचानक से ड्राइवर ब्रेक मारता है तो क्या हो जाता है? तो आपने देखा होगा जब आप बस से जा रहे हो, अचानक से सामने से कोई आ जाता है, अचानक से ब्रेक लगता है, तो आप आगे की तरफ, हाय रे, अचानक से आप आगे की तरफ मुड़ जाते हो, है ना. यू फील अ जर्क इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. व्हेन यू फील द जर्क इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो दिस प्रॉपर्टी के अनुसार आप मोशन में थे. बस तो रुका, लेकिन आपको रोकने वाला कोई नहीं था. आपको कहाँ ब्रेक लगा? ड्राइवर ने बस को ब्रेक मारा, आपको थोड़ी ना ब्रेक मारा. आपके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, और इसके कारण आप आगे चले गए. दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन. इसको क्या कहा जाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन. तो पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं. पहला एग्जांपल क्या है? दैट पैसेंजर्स in the bus feel the jerk in the forward direction if sudden brake is applied. राइट? और इसको क्या कहा जाता है? मैंने कहा इसका नाम है इनर्शिया ऑफ मोशन. ये मोशन का इनर्शिया है. ठीक है, ये तो समझ में आ गया. लेकिन आप कहोगे कि सर ये तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, क्या इसी तरह कोई अलग प्रकार का इनर्शिया होता है? हाँ, देयर इज अनदर इनर्शिया. इसका दूसरा एग्जांपल देखिए. जैसे
आप बेड पे सोते हो, so there is a bed sheet, right? So the small cloth which is spread over the bed, that bed sheet, when you take it out and just इसको एक जर्क दे दो तो उसमें से धूल निकलती है बाहर, क्यों भाई, है ना? बेडशीट को जब आप ऐसे करके जर्क देते हो तो उसमें से बहुत सारी धूल, बहुत सारी डस्ट बाहर आती है। दैट पर्टिकुलर डस्ट बाहर क्यों आई बेटे? क्योंकि वो जो डस्ट है इट इज जस्ट स्टक ओवर द बेडशीट, लेकिन वो जो उनका जो संपर्क है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे ही आप जर्क देते हो तो जो डस्ट है जो रेस्ट में थी वो ट्राई करेगी रेस्ट में रहना, और इसीलिए ड्यू टू देयर इनर्शिया ऑफ रेस्ट डस्ट का ट्राई ये रहेगा कि वो अपने खुद के पोजीशन में कंटिन्यू करे, रेस्ट में ही रहे। लेकिन बेडशीट हिल गया जोर से तो इसलिए डस्ट बाहर निकल के आई। सो डस्टिंग ऑफ द बेडशीट, राइट? और इसमें जो इनर्शिया आपको दिखाई देगा ये कौन सा इनर्शिया होगा? दिस इज इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, है ना? दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या ये सबके समझ में आ रहा है? ओके तो इस तरह से इनर्शिया को आप समझ सकते हो कि इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर by the virtue of which the body opposes the change in its state of rest or of uniform motion. Are you writing this? Okay. दूसरा एग्जाम्पल मैंने इसके दो एग्जाम्पल्स दे दिए, एक पैसेंजर्स का कि पैसेंजर्स आगे जाते हैं क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन है। दूसरा डस्टिंग ऑफ बेडशीट, तो बेडशीट आप जब ऐसे जर्क देके छटकते हो तो उसमें से धूल बाहर आएगी, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। My dear students, have you understood this first law, which is the first law of Newton? और इसको आज हमने पढ़ा, कल हम कंटिन्यू करेंगे। Tomorrow we will continue with the same topic of inertia and we will see more examples on this and then we will slowly go to the Newton's second law. आज यहीं रुक जाएंगे, लेकिन आप हमारा हौसला बढ़ाइए। अगर आपको ये पसंद आया है तो जरूर नीचे जाके लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसी के साथ अगर ऐसे वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली चाहिए, सबसे पहले आप तक वीडियो अगर आप पहुंचेगा तो आप जाइए परमाणु आई कोच सॉरी परमाणु आई कोच इस ऐप पे जाइए। देयर इज एंड्रॉइड ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, डाउनलोड वहां से करिए परमाणु आई कोच इस ऐप को। ऐप में आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेस मिलेंगे, उसी के साथ आपको मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो तो वहां पर प्रैक्टिस के लिए आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट रखे हुए हैं जो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए आज हम यहीं रुक जाते हैं। वी विल कंटिन्यू टुमारो with the same topic. तब तक के लिए bye bye guys and girls, dear students, bye everyone. Hi, hello, welcome to Parmanu White Coach. How are you guys and girls? I hope आप सब ठीक है at your home with Parmanu White Coach. तो चलो बच्चों, हमारा टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, क्या देखा था हमने लास्ट लेक्चर में? एटम्स क्या है, कैसा है, कितना स्मॉल है, कैसे बना है, क्या किससे बना है। मतलब जैसे हमने देखा मैटर है, मैटर जो दिख रहा है वो किससे बना है? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल है वो किससे बना है? एटम से। और हमने एग्जांपल देखा था कि अगर एक एप्पल लिया और उसके अंदर गए, एप्पल के अंदर गए और उसमें इमेजिन करना है, आपको इमेजिन करना है, मैं आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको सिर्फ इमेजिन करना है। तो आप अंदर गए और एक एक आइटम उठाया, उसमें हवा भरा, कितना भरना है? एक एप्पल के साइज का। तो वो कितना होगा? एप्पल अर्थ के जितना होगा, मतलब बहुत बड़ा होगा। ओके, तो स्टडी वी डिस्कस्ड दिस दैट एटम इज वेरी स्मॉलेस्ट, मतलब बहुत बहुत स्मॉल है
जो पहले पहले किसने बताया था? एक ऋषि थे महर्षि कनाद, तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि वो हम अगर मैटर को तो उसके टुकड़े 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 स्मॉलेस्ट करेंगे ना, तो हम कहाँ आके रुकेंगे? एक पॉइंट, एक पार्टिकल होगा जो हम अभी डिवाइड नहीं कर पाएंगे, वो है हमारा एटम। और उन्होंने बताया कि उसको क्या नाम दिया? परमाणु, जो हमारे कोचिंग क्लास का नाम है, ऑनलाइन लर्निंग। तो हमने सिर्फ मेडल के बारे में देखा कि मेडल बहुत स्मॉल है, स्मॉलेस्ट है, लेकिन उसमें भी क्या है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इस सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। तो आज हम क्या देखेंगे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों मतलब पहले पहले तो सिर्फ बताया कि एटम क्या है, लेकिन जब एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है, ये पता लगा तो स्टडी हो गया बहुत ज्यादा, साइंटिस्ट उसमें बहुत ज्यादा स्टडी करने लगे। उसमें सोच रहे थे साइंटिस्ट, दो एटम एक साथ क्यों आते हैं, कंपाउंड क्यों बनता है, फिर एलिमेंट क्या है, कैसा है। एलिमेंट अगर मतलब मैटर है, एलिमेंट से मैटर बना है, तो एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट क्या है, एटम का मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे। इसलिए कुछ साइंटिस्ट आगे आए, उन्होंने कुछ लॉ दिए। तो एक साइंटिस्ट था एंटोनी यल लेवाइजर, तो वो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक लॉ दिया, कौन सा? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यस, तो एंटोनी यल लेवाइजर, तो ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसमें क्या बताया उन्होंने? दो लॉ दिए, केमिकल कॉम्बिनेशन जो है उसमें दो लॉ दिए। किसने दिए? एंटोनी यल लेवाइजर। क्यों क्यों हुआ ये? क्योंकि उस टाइम मेटल्स क्या है, मतलब जो हमारे एलिमेंट्स है उसमें कंपाउंड आते हैं, मॉलिक्यूल क्या है, फिर बहुत सारे हमारे पास मिक्सचर है, मतलब बहुत सारा ये है, कंसेप्ट है। लेकिन इसका क्या है सॉल्यूशन? मतलब एटम क्या है, फिर इससे मॉलिक्यूल कैसे बनता है, मैटर कैसे बनता है, और ये जो एटम है वो एलिमेंट है कोई तो एक, और कंपाउंड है, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें। तो ये सब अगर पढ़ना है तो वो सोचे कि भाई क्या करना है, हमें बेसिक से पढ़ना होगा। इसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कैसे दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, दो एटम कंबाइन होते हैं, क्या बनता है, ये सब उन्होंने पढ़ने के लिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आया। तो इसमें उन्होंने दो लॉ दिए, कौन से? एक तो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो अभी हम देखेंगे क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन क्या है। ओके, तो अभी देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट मास कैन neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। मतलब हमने कुछ केमिकल रिएक्शन किया, आपको सबको पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी क्या बोलता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड but it can be transformed into one form to another, one state to another। जैसे सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैसेस हो सकता है, वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, किसका? एनर्जी का या फिर मास का। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि क्या है कंजर्वेशन ऑफ मास। ये देखो नीचे आपको कुछ कुकुम्बर दिख रहा है, टोमेटो, कैरेट एंड कुछ कॉर्न्स दिख रहे हैं। तो बच्चों अभी खाने के लिए नहीं है, सिर्फ अभी अभी आप घर पे बना सकते हैं। अभी मुंह में पानी आ रहा होगा, सैलेड देख के, चलेगा, आप घर पे बना सकते हैं। तो देखो अगर हमने कुकुम्बर, टोमेटो, कैरेट एंड कॉर्न्स ईच 500 ग्राम दिया, ओके,
तो अभी मुझे बताओ कि ये जो बनाया हुआ सैलड है, ये सिर्फ 4 चीजों से बना है, समझो। तो मुझे बताओ इसका वेट कितना होगा। ये क्या है, ईच 500, मतलब कुकुम्बर 500 ग्राम है, टोमेटो, ओ गाजर और कॉर्न्स, वो सब 500 ग्राम है। तो अभी ये कितना ग्राम होगा, राइट, ये 2 केजी होगा, 200 ग्राम। तो इसको ही बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ गए आप लोग, इतना इजी है, बहुत इजी है। इसमें क्या है, ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ना 500 टोमेटो कुकुम्बर, हम इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये जो है बनाया हुआ सैलेड, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ओके, तो यही है, सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इतना इजी है। अभी हम इसको कुछ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये तो हमारा डे टू डे लाइफ का एग्जांपल था सैलड का, अभी कोई केमिकल रिएक्शन देखेंगे। ओके, ये देखो, तो हमने पहले CH4 की रिएक्शन कहा, किससे की, ऑक्सीजन से। तो क्या बना, CO2 एंड पानी बना, H2O। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो ब्लैक है ना, ब्लैक, तो वो कार्बन है, व्हाइट है हाइड्रोजन, और जो रेड है वो ऑक्सीजन है। तो इसका रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट ऐसा बनता है। तो मुझे बताओ, ये इसमें ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या केमिकल रिएक्शन होता है, जो भी होता है। अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे सही है क्या, हम देखते हैं। चलो हम पहले क्या करेंगे, कार्बन कितने इधर काउंट करो, एक ही कार्बन है, चलो एक ही कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। अभी जो प्रोडक्ट बना है उसमें कितने हैं, देखो काउंट करो आप, राइट, उसमें भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, और ऑक्सीजन 4 है। ओके, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मतलब अगर 2 रिएक्टेंट मिक्स हो रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है कि इफ देयर इज सम रिएक्शन, so the mass of reactant will not minimize or increase, मतलब कम भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा, नॉट डिक्रीज नॉट इंक्रीज, इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा। जो भी वेट है रिएक्टेंट का, वही वेट होगा प्रोडक्ट का। इधर हमने एक सिंपल एग्जांपल से देखा, और इधर हमने डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देखा सैलड का। ओके, तो समझ गए आप लोग, यस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्या है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब, अभी इधर एग्जांपल देखो, अगर आपने समुद्र का पानी लिया, नदी का पानी लिया, कुएं का पानी लिया, या फिर बिस्लरी बॉटल लिया, जो पानी का फॉर्मूला है क्या है, H2O। जो H2O है वो बदलेगा क्या, नहीं, H2O जो है वो रहेगा, किधर का, थोड़ा सा इधर उधर होगा, मिनरल्स में होगा, जिसमें ज्यादा साल्ट होगा, किसमें कम होगा, लेकिन जो बेसिक फार्मूला है ना वाटर का, वो कभी नहीं चेंज होगा। कितना, देखो आप इमेजिन करो क्या बनाया है, बनाने वाले ने क्या बनाया है, समुद्र का पानी किधर, बिस्लरी का बॉटल किधर, लेकिन पानी मतलब H2O, तो ये है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। फिर इधर आप देख सकते हो ऊपर कुछ एग्जांपल, NO, NO2, N2O, N22, N2O2, N2O5, ये जो है ना, इसमें भी आप नीचे देखो, इसका वेट जो है ना, सोडियम का, सॉरी नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16, ये जो वेट है ना वो प्रोपोर्शन देखो, इधर 1:1 है, 1:2 है, 2:1 है, 2:2 मतलब 1:1 है, ये एकदम प्रोपोर्शनेट है।
तो ये क्या प्रोपोर्शन है, क्योंकि साइंटिस्ट ने जब ये देखा कि यार सब जगह पे पानी है वो सेम है, फिर किधर का भी ऑक्साइड लाओ, किसी का भी ऑक्साइड इधर बनाया हुआ उधर बनाया हुआ सेम है, मतलब उसका जो वेट है ना और उसमें जो प्रोपोर्शन है, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे कि वो पानी में है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का और ऑक्सीजन का है, और जो प्रोपोर्शन है वो कभी चेंज नहीं होता किधर भी जाओ, मतलब क्या सिस्टमेटिकली बना है। तो इस पे साइंटिस्ट ने बहुत सोचा, ये बहुत मजेदार है, इसीलिए लिवर्जर ने क्या किया, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ ही दिया। यस, तो इसमें उन्होंने बताया कि किधर से भी कुछ भी लाओ भाई, उसका जो प्रोपोर्शन है ना उसमें जो आइटम है वो सेम है। अगर इधर 8 आइटम, जैसे कि जब हम H2O बनाते हैं तो क्या, हाइड्रोजन के 2 आइटम और ऑक्सीजन का 1 आइटम, जब कंबाइन होता है तो हमारा क्या बनता है, वाटर बनता है। तो उसका जो रिएक्शन है ना वो किधर भी जाओ वो सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। ये जो है ना वो उसने बहुत अच्छा देखो, H2 प्लस, अगर H2 प्लस O2 लिया तो इधर क्या आएगा, H2 प्लस O2 H2O। ओके, तो ये जो H2O है, अभी हम इसको बैलेंस अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, H2 है लेकिन O भी 2 है, क्योंकि अभी हमने देखा था कंजर्वेशन में क्या है, मास, तो इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। अब इधर 2 ऑक्सीजन किए और 4 हो गए हाइड्रोजन, तो इधर भी 2 करेंगे, हो गया बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस हुआ। तो ये जो था ना इक्वेशन बैलेंस और प्रोपोर्शन, तो दोनों में भी आता है, एक तो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन में और प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो इधर भी प्रोपोर्शन कांस्टेंट है, किधर से भी कुछ भी लाओ, वाटर लाओ या फिर कोई भी एलिमेंट। यस, ओके, सो आज तक अभी तक हमने क्या पढ़ा, 2 लॉ पढ़े हमने, कौन से, कंजर्वेशन एटम्स के बारे में देखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो अभी हम कल और पढ़ेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ at your home with Parmanu iCoach. Thank you very much. Hi everyone, I welcome each one of you to our Parmanu Institute of Learning, where learning is a great fun. Okay, so myself Sachin Raut, I have completed my BTech from College of Engineering Pune, and currently I am mathematics faculty for Parmanu iCoach. Parmanu iCoach is the name of our app where you get all the video lectures, online assignments and online tests. So today we are going to discuss class 9 for CBSE board, chapter number system, part 2, methods to find the rational numbers between given two numbers. हमने part 1 में already discuss किया है classification of numbers, if you remember, and there we discussed natural numbers, then whole numbers, integers, rational number and their properties. Okay, so let us discuss now today the methods to find rational numbers between given two numbers. Okay, so what did we discuss in previous part? Let us quickly recap. So we discussed that we had one student who had one bag, so she collected all the natural numbers first, 1 2 3 4. When she added, then she added 0 in her bag, then we got the whole numbers, then negative numbers are added, so we get the integers, and then fractions, P upon Q format, so either positive fraction or negative fractions are added, then we get total rational numbers. Okay, so now today we will discuss further methods to find the rational numbers between given two numbers.
So you will be given two numbers, okay, and we have to find rational numbers between them. Let us see how to solve. So there are three methods to solve such types of questions. The first one is using average or mean. Second one is by multiplying and dividing by n plus 1. And third one is by using the common difference method. Okay. Now we will not discuss the theory of these three methods. We will directly take the question and learn these methods. Okay. So let us take first question. First question says find three rational numbers between 3 and 4. So we want to find out three rational numbers between 3 and 4. All of you know definition of rational number is the numbers which can be represented in the form of P upon Q. Okay. So let us try to find out. So let us use method 1. What is method 1 called as? Method 1 is called as using average or using mean. So average of two numbers always lies between them. Okay. See here in this diagram, this is number A, number B. इन दोनों का एवरेज आएगा A plus B upon 2. तो वो आएगा Q1 and Q1 is exactly in between A and B. If I find out average of A and Q1, I will get another number Q2. And if I find average of A and Q2, I will get another number Q3 in between A and Q2. So average जो है किसी भी दो नंबर, कोई भी दो नंबर का एवरेज वो दो नंबर के एग्जैक्टली बीच में रहता है. इट इज एक्चुअली द मिड पॉइंट. तो यही कंसेप्ट का हम अभी यूज करने वाले हैं. सो here we are going to take A as 3 and B as 4. Okay, the leftmost number and rightmost number is 3 and 4. Now we want to find out the first rational number or rational number between 3 and 4, and that can be calculated like this: 3 plus 4 upon 2. Okay, I will take the average of both of them, so that will be equal to 7 by 2. ये कैसे दिखेगा number line पे? So on the number line, if I have 3, 4, then their average will be exactly the midpoint. So 7 by 2 is this point which is in between 3 and 4. तो इसका मतलब हमें पहला rational number मिल गया 3 और 4 के बीच में. Now second rational number between 3 and 7 by 2. How to find out? Now 3 और 7 by 2 इन दोनों के बीच में फाइंड करना है, तो इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा. So we can take average like this: 3 plus 7 upon 2 whole divided by 2, sum upon total number. So cross multiply, 3 2 is 6 plus 7 upon 2 into 2. So 6 plus 7 13, 2 into 2 4. So 13 upon 4 is the average of 3 and 7 by 2. तो ये 13 upon 4 कहाँ पे आएगा नंबर लाइन पे? So it will be in between 3 and 7 by 2, exactly the midpoint of 3 and 7 by 2. Okay. Now next we will find out average of 3 and 13 upon 4 and get the third rational number. So third rational number between 3 and 13 upon 4 will be what? So on the number line it will look like this: 3 and 13 upon 4 दोनों का जो average है वो 25 upon 8 मिलता है. देखो calculation. So 3 plus 13 upon 4 divided by 2. So if I take sum upon 2, 4 3s are 12 plus 13 upon 4 into 2. So 12 plus 13 is 25 divided by 4 2s are 8. So 25 upon 8 is the number between 3 and 13 upon 4. तो ऐसे हमें तीन रैशनल नंबर्स अभी मिल गए. पहला 7 by 2, दूसरा 13 upon 4 और तीसरा 25 by 8. So therefore three rational numbers between 3 and 4 are 7 by 2, 13 by 4 and 25 by 8. This is our answer. I hope this is clear to everyone. Okay, let us solve the same question by second method. Our second method is multiplying and dividing by n plus 1. What is this n? So there is a hint given here how to find out n rational numbers between a and b. So to find out we have to multiply and divide by n plus 1 to both a and b. So agar so here we can take a equal to 3, b equal to 4 and n equal to 3. Okay. So what is a and b? These are given two numbers. Okay. And what is n?
n is टोटल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स टू बी फाउंड. तो हमें क्वेश्चन में कितने रैशनल नंबर पूछे गए? 3 रैशनल नंबर्स पूछे गए 3 और 4 के बीच में. सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 3. ओके, अगर यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स पूछे होते तो n का वैल्यू रहता 5 एंड सो ऑन. तो अभी हमें फाइंड करना है पहले n+1. तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 है तो n+1 4 हो जाएगा. ये जो 4 मिला इससे हमें गिवन 2 नंबर्स जो है a और b, यहाँ पे 3 और 4 है, उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. सो 3 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 12/4 मिलेगा और 4 को 4/4 से मल्टीप्लाई किया तो 16/4 मिलेगा. देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये ऑब्जर्वेशन याद रखो, डिनोमिनेटर सेम है. तो अभी इन दोनों के न्यूमरेटर देखो 12 है और 16 है. तो हम लिख सकते हैं 12. We know that 12 less than 16 less than 14 less than 15 less than 16. ये सारे नेचुरल नंबर्स है 12, 13, 14, 15, 16. ओके, अभी हमें डिनोमिनेटर में 4 चाहिए. So therefore next step we divide by 4 to all these numbers. So when we divide by 4 we will get like this: 12/4 less than 13/4 less than 14/4 less than 15/4 less than 16/4. और इसमें जो पहला और आखिरी का नंबर था 12/4 3 आता है और 16/4 4 आता है. सो इन बिटवीन 3 and 4 these are the required 3 rational numbers. That's all. This is our answer. So therefore we can say the required 3 rational numbers between 3 and 4 are 13/4, 14/4 and 15/4. This is our answer. Actually this method is easier than method 1. मेथड 1 में हमें एवरेज निकालना पड़ता है तो बहुत सारे कैलकुलेशंस है, यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहते. सो यू कैन ऑलवेज यूज दिस मेथड. नेक्स्ट लेट अस टेक सेकंड क्वेश्चन. थर्ड मेथड हम आगे डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन के लिए खाली. अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5. सो नाउ इफ आई यूज द एवरेज मेथड, व्हाट वी कैन से, we will have to find out first of all average of 3/5 and 4/5. तो इन दोनों का एवरेज हमें 7/10 मिलेगा. दिस इज अवर फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5. अभी ये जो एवरेज मिला 7/10 और हमारा पहला नंबर 3/5, इन दोनों का एवरेज अगर हमने फाइंड किया मीन्स 3/5 + 7/10/2, तो ये रहेगा हमारा सेकंड रैशनल नंबर. वैसे ये जो एवरेज मिला 13/20 और 3/5, इन दोनों का एवरेज अगर हमने फाइंड किया तो हमें तीसरा रैशनल नंबर मिलेगा. बाद में फिर से प्रीवियस एवरेज 25/40 और हमारा पहला नंबर 3/5, इन दोनों का एवरेज अगर हमने फाइंड किया, सो इफ आई फाइंड आउट देयर एवरेज वी विल गेट द फोर्थ रैशनल नंबर. एंड लाइक दिस वी कैन गेट द फिफ्थ रैशनल नंबर आल्सो, 3/5 and 49/80, इन दोनों का एवरेज. So we will get 97/160. So this is how we get all 5 rational numbers. I hope this is clear. So this is our method of average. Only thing here there is lot of calculation. We have to do cross multiplication, etc. So if I solve the same question by method 2, what we do in method 2, we say first number as A and second number as B. और जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं वो रहेगा हमारा n का वैल्यू. तो यहाँ पे पहला नंबर है 3/5, तो a का वैल्यू 3/5, b का वैल्यू 4/5 और n का वैल्यू 5. 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं ना, इसीलिए n का वैल्यू कितना होगा 5. सो नाउ व्हाट विल बी n+1? n+1 विल बी 6. नाउ if I multiply and divide by 6 to both 3/5 and 4/5, I will get 18/30 and 24/30. अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है. द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ ऑफ देम इज सेम. सो देयरफॉर वी कैन टेक डायरेक्टली न्यूमरेटर्स लाइक दिस. वी नो दैट 18 less than 19 less than 20 less than 21 less than 22 less than 23 less than 24. सो इन सबको हमें क्या करना है अगले स्टेप में 30 से डिवाइड करना है. सो इफ आई डिवाइड बाय 30 आई विल गेट दीज रैशनल नंबर्स. एंड फर्स्ट नंबर इज 3/5, द लास्ट नंबर इज 4/5 और इनके बीच में कितने मिले 1 2 3 4 5. ये 5 हमारे required rational numbers है. So required 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 are
19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30 and 23 by 30. So I hope this is clear. So very easy. I think second method you will find very easy. Next. Now here we have to find out 5 rational numbers between 2 by 5 and 3 by 4. Okay, this is the question. So here let us try to use method 3 first. तो देखो इसमें मैं पहला क्वेश्चन नहीं है जिसमें मेथड 3 यूज कर रहे हैं हम. सो व्हाट इज दिस मेथड 3? वी विल डिस्कस डायरेक्टली. सो इस मेथड 3 में हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस का यूज करना है. तो कॉमन डिफरेंस हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और स्मॉल डी का ये फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला? ओके, दिस फॉर्मूला इज b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. d इक्वल्स टू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1. सो नाउ व्हाट इज b, a एंड n? a is the first number 2 by 5, b is the second number 3 by 4 and n is कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं. सो n is number of rational numbers to be found. So n is equal to 5. तो यहाँ पे b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें d का वैल्यू मिलेगा. तो ऐसे उन्होंने b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 फाइंड आउट किया तो हमें मिला 7 अपॉन 120. ओके, so now we want to find out 5 rational numbers. So those 5 rational numbers are given by this formula: a plus d first rational number, comma a plus 2d second rational number, comma a plus 3d, a plus 4d, a plus 5d. Like this 5 rational numbers we will get. So first rational number a plus d, value of a is 2 by 5 and d we have found out 7 by 120. इन दोनों का sum ले लो, we will get the first rational number. a plus 2d, so 2 by 5 plus 2 into d, 7 by 120. Here 2 sevens are 14. So if we add these two, we will get second rational number. A plus 3d third rational number, a plus 4d fourth, a plus 5d fifth. Okay, so hence 5 rational numbers are these 5. I hope this is clear. So यहाँ पे हमें यहाँ पे भी थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन है. So now let us solve the same question by method 2, जो कि हमारा easiest method है. So what we do, we say first number as a, second number as b and n as number of rational numbers to be found. तो यहाँ पे हमें 5 rational number find करने हैं तो इसलिए n का वैल्यू 5 हुआ, a का वैल्यू 2 by 5, b का वैल्यू 3 by 4. तो n plus 1 का वैल्यू 6 होगा. अभी आपने अगर इस यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 2 by 5 और 3 by 4 को, तो यहाँ पे आपको 12 by 30 और 18 by 24 ये दो आंसर्स मिलते हैं. ठीक है, बट देयर डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल. वन डिनोमिनेटर इज 30 and other denominator is 24. So therefore this is not a valid way of solving this question. ये इसीलिए मैंने आपको बोला था. See, let us go to previous question. देखो मेथड 2 में हमने इस प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था a 3 by 5 है, b 4 by 5 है और n plus 1 का वैल्यू 6 है. तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमें 18 by 30 और 20 by 30 मिला था. यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व किया. लेकिन अभी ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें सेम नहीं मिल रहा है. here is 30, here is 24. So then we cannot solve like this. Then what we can do, first we have to make denominator of both of them as same. तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का जो डिनोमिनेटर है 5 और 4 इनका एलसीएम फाइंड करते हैं. तो एलसीएम ऑफ 5 and 4 is 20. Okay, so therefore to get 20 here we will have to multiply and divide first ratio 2 by 5 by 4 upon 4 क्योंकि 5 by 4 20 आएगा यहाँ पे और इसको 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. so that 4 by 4 into 5 will be 20. तो अभी दोनों का डिनोमिनेटर 20 आ गया. अभी दोनों का डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो हम डायरेक्ट न्यूमरेटर ऑब्जर्व करते हैं. एक है 8, एक है 15. so then we can directly use our method. Write down like this 8 to 15 all the natural numbers और इन सबको किससे डिवाइड करेंगे, we will divide by 20. So dividing by 20 we will get 8 by 20 less than 9 by 20 less than 10 by 20 less than 11 by 20 and so on like this up to 15 upon 20.
इसमें फर्स्ट और लास्ट नंबर जो है वो 2/5 और 3/4 है, और बीच में जो सारे रैशनल नंबर्स मिले ये हमारे आंसर्स है। सो रिक्वायर्ड 5 रैशनल, एक्चुअली हमने कितने रैशनल नंबर फाइंड किए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फाइंड किए, हमें 5 चाहिए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक्स्ट्रा भी किया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो देयरफॉर वी हैव गॉट द आंसर लाइक दिस। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि अगर दोनों गिवन नंबर्स का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर इक्वल बनाओ, लाइक दिस, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सेम नंबर। ओके, एलसीएम दोनों का लाना है डिनोमिनेटर में, एंड देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय मेथड 2। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। समझो हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड 90 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, तो कैसे करेंगे? सो हियर a is 3, b is 4 and n is 90, so 91 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्या? हाँ कर सकते हैं, दैट इज करेक्ट ऑल्सो, बट rather than multiplying by 90 we can directly multiply and divide by 100। तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमें 3 into 100/100 300/100 मिलेगा, और यहाँ पे 4 को 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 400/100 मिलेगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर इज 300 and 400। वी कैन राइट ऑल नंबर्स फ्रॉम 300 to 400 लाइक दिस। तो यहाँ डॉट 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 मतलब बीच में सारे नंबर्स आएंगे, 300 लेस देन 301 लेस देन 302 एंड सो ऑन अप टू 399 लेस देन 400। ओके, इन सबको हमें 100 से डिवाइड करना है, सो डिवाइडिंग बाय 100 वी गेट दिस। तो पहला रैशनल नंबर हमारा 3 है और आखिरी का 4 है, तो 3 और 4 के बीच में हमें इतने सारे रैशनल नंबर्स मिल गए। एक्चुअली देखो 301/100 से लेके 399/100 तक हमें आंसर मिला, तो इसका मतलब आपको कितने रैशनल नंबर्स मिले यहाँ पे? टोटल 1 to 99 मिले। हमें तो 90 ही चाहिए थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा नंबर फाइंड किए तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, वी हैव गॉट द आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू नंबर्स। तो समरी देखते हैं, क्या देखा हमने आज? टू फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन गिवन टू नंबर्स बाय यूजिंग एवरेज और मीन मेथड। तो हमने यहाँ पे एवरेज फाइंड किया था कि एवरेज दो नंबर का एवरेज उनके बीच में रहता है, उस कंसेप्ट का यूज करके। बाद में ये इजी वाला मेथड हमने देखा, n रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए। ओके, एंड थर्ड मेथड हमने देखा बाय यूजिंग कॉमन डिफरेंस, डी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, b - a/n+1। और दूसरा चीज यहाँ पे आपको याद रखना है कि इन बिटवीन रैशनल नंबर्स आर, वो जो फॉर्मूला था हमने देखा, आई विल जस्ट क्विकली रिवाइज दैट। देखो, तो हमने एक ही सॉल्व किया, 5 रैशनल नंबर जो थे उनका फॉर्मूला था a+d, a+2d, a+3d, a+4d, a+5d। तो अगर ऐसे 6 पूछे तो a+6d एंड सो ऑन लाइक दिस वी कैन राइट एज मच एज पॉसिबल। फिर भी ये सारे मेथड डिस्कस करने के बाद हम कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि सेकंड मेथड बहुत आसान था, क्योंकि यहाँ पे हमें रैशनल नंबर जो है इजीली मिले, यहाँ ज्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो वैसे भी क्वेश्चन में हमें ऐसा पूछा नहीं जाता कि पर्टिकुलर मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आई विल रिकमेंड यू कैन यूज दिस मेथड टू। ओके, सो you can register to our yearly course. Parmanu iCoach is the name of our app. In this app you will get all video lectures, online test, practice problems and the result of your test directly. You can download it from Play Store, so you can type Parmanu iCoach and download. What all things you will get in our app? Organized study material like video lectures, online test, on each lecture you will get online test. Okay, online assignments on each lecture so that you can practice nicely. Announcements, once you register for the course you are the part of course, so you will get to know all the details. Then you will if you register, your attendance will be taken nicely, so the smart attendance facility is also there. There is live chat, अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग क्लास के बीच में कुछ डाउट आता है तो आप लाइव लेक्चर के बीच में पूछ सकते हैं। Okay, so before you leave,
प्लीज लाइक दिस लेक्चर. आई होप आपको मजा आया पढ़ने में. सो प्लीज लाइक दिस लेक्चर. यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है परमाणु आई कोच. इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पे क्लिक करो, ताकि आपको हमारे सारे अपडेटेड लेक्चर्स मिलते रहेंगे. और इस लेक्चर को शेयर करो टू एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल. ओके, सो थैंक यू ऑल वेरी मच.